Hello students. Today we will study about the how chemical equation follow the law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या बताया था दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे भी केमिकल इक्वेशन में भी हम फॉलो होता है। कैसे? According to law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed in the chemical reactions. अब अगर ये लॉ obey करता है तो इट मीन्स टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन हम करते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जितना टोटल मास है इट इज़ इक्वल टू द मास इन द प्रोडक्ट। जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है वो इक्वल रहता है। दैट मीन्स इसको दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो ये इसमें बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम रीड करते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। टू ओबे दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्टेंट्स का मास होता है इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास बराबर होता है केमिकल रिएक्शन में। और वी कैन से दैट इनिशियल, अब ये मास को किसके साथ रिलेट किया? नंबर ऑफ एटम्स के साथ, कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। और वी कैन से दैट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट शुड बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसी के बेस के ऊपर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, राइट? तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हुई? अभी जो बात बताई कि बैलेंस्ड इक्वेशन वो होगी जिसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड का मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट के हैं उतने ही प्रोडक्ट के होंगे। अगर जैसे इस इक्वेशन की बात करें, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब इसमें जिंक कितने? जिंक 1। अब क्या होता है, कोई भी मेटल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, जिंक के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देने वाला पॉजिटिव, ठीक है, और लेने वाला नेगेटिव। तो H प्लस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है, Zn के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है, SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट? और पॉजिटिव किसको लेगा? नेगेटिव को, ठीक है। भाई भाई होते हैं ना, उनमें लड़ाई ज़्यादा होती है, भाई बहन में कंपैरेटिवली कम होती है। वाई? क्योंकि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को। तो वही बात है कि Zn किसके साथ मिलेगा? SO4 के साथ। इट विल मेक ZnSO4। तो Zn ने किसको ले लिया? SO4 को। क्या बचा? व्हाट इज पेंडिंग? H2, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इससे सेपरेट हो जाएगी, राइट? तो इस पूरी इक्वेशन में Zn कितने थे? Zn रिएक्टेंट में भी देखना है हमें, प्रोडक्ट में भी देखना है। रिएक्टेंट में Zn कितने? 1। कितने? रिएक्टेंट में 1। प्रोडक्ट में कितने? इधर भी 1, इधर भी 1, तो बराबर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से सल्फर कितने? यहाँ 1 सल्फर, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में कितने? इधर भी 1, बराबर।
ऑक्सीजन कितने? 4, रिएक्टेंट में 4 और प्रोडक्ट में इधर भी 4, बराबर। हाइड्रोजन कितने? H2, रिएक्टेंट में 2 और इधर कितने? प्रोडक्ट में भी 2। तो ये इक्वेशन में जितने रिएक्टेंट में जिंक हैं उतने प्रोडक्ट में हैं, जितने सल्फर में हैं 1, प्रोडक्ट में भी 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2। तो यहाँ पर सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या हुई? इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। तो बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स in the reactant is equal to the number of atoms in the product, right? उसके बाद नेक्स्ट आता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब इसके ऑपोजिट आ जाओ, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू, इसमें इक्वल टू आ गया, इसमें इक्वल टू आ गया, राइट। अब इसमें क्या आएगा? नॉट इक्वल टू। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स of the reactant is not equal to the number of atoms in the product, ठीक है। अब यही बात है unbalanced chemical equation, if number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called unbalanced equation। अब इसमें एक simple equation ली है, iron Fe plus water H2O। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है आयरन ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब बात करते हैं इसी चीज़ की, Fe3। अब यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, पहला जो एलिमेंट है Fe, रिएक्टेंट में Fe के कितने हैं? 1, प्रोडक्ट में कितने? 3। इट मीन्स नंबर इज नॉट सेम, राइट। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने? 2, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, ओके। ऑक्सीजन 1, बट हेयर ऑक्सीजन 4। तो इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट इक्वल, राइट। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी हुई? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके, बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं कि इसको पूरी बात को लिखना हो, कैसे लिखना है। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, देन द केमिकल इक्वेशन is called unbalanced chemical equation, right? अब वही एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे। In this example, number of atom of elements are not equal on both sides of the reaction. This is one side, ये reactant, and this is product, right? And atoms are not equal. For example, on the left hand side, only one iron atom is present. Iron left side पे reactant लिखे जाते हैं ना, तो iron 1 है, while 3 on the other side, राइट साइड प्रोडक्ट साइड होती है, वहाँ पर 3 है, ठीक है। एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, देयरफॉर इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, ओके। आप ये जो राइटिंग पार्ट है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप यू कैन राइट इट इन अ गुड वे, ओके। Thank you.